आदाब, मैं हूं डॉक्टर आफाक अहमद। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने गुरुवार को अफगानिस्तान के कार्यकारी विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी से फ़ोन पर बात की। ये पहली बार है कि दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने बातचीत के बारे में सार्वजनिक तौर पर बयान जारी किया है। एस जयशंकर ने फ़ोन कॉल के दौरान पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर मुत्तकी की ओर से की गई निंदा की तारीफ की। भारत ने अभी तक तालिबान सरकार को मान्यता नहीं दी है। भारत काबुल में एक समावेशी सरकार के गठन की वकालत करता रहा है। बीते समय में तालिबान और पाकिस्तान के बीच संबंध खराब होते गए हैं। पाकिस्तान अपने यहाँ मौजूदा लाखों अफगान शरणार्थियों को वापस भेज रहा है। इसका अफगानिस्तान विरोध करता रहा है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच सीमा विवाद भी रह रहकर बड़ा मुद्दा बनता रहा है। ऐसे में क्या भारत तालिबान को मान्यता दिए बगैर अफगानिस्तान से अपने संबंध सुधारना चाह रहा है? हालांकि हाल के महीनों में भारत और तालिबान के बीच संपर्क बढ़ा है। जनवरी में भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने दुबई में आमिर खान मुत्तकी से मुलाकात की थी। ताज़ा फ़ोन कॉल की जानकारी एस जयशंकर ने अपने एक्स अकाउंट पर दी है। सूत्रों की माने तो हाल के दिनों में भारत पाकिस्तान संघर्ष के दौरान तालिबान के एक वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी ने भारत का दौरा किया। तालिबान सरकार में उप गृह मंत्री मोहम्मद सद्र इब्राहिम ने मई के पहले सप्ताह यानी पहलगाम हमले के कुछ दिनों बाद भारत यात्रा के दौरान भारतीय अधिकारियों से मुलाकात की थी। हालांकि तालिबान ने आधिकारिक रूप से इस यात्रा की पुष्टि नहीं की है। अफगानिस्तान के विदेश मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी में कहा गया, रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मौलवी आमिर खान मुत्तकी और रिपब्लिक ऑफ इंडिया के विदेश मंत्री जयशंकर के बीच फ़ोन पर बातचीत हुई। ये बातचीत द्विपक्षीय संबंधों, व्यापार और कूटनीतिक रिश्ते को मजबूत करने पर केंद्रित थी। इस बातचीत में मुत्तकी ने अफगान व्यापारियों और मरीजों के लिए वीज़ा जारी करने में सहूलियत देने और भारत की जेलों में बंद अफगान कैदियों की रिहाई और उनकी वापसी की अपील की। जयशंकर ने दोनों देशों के बीच राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र में सहयोग की अहमियत को रेखांकित किया, जिस पर जयशंकर ने अफगान कैदियों के मुद्दे पर तुरंत ध्यान देने का आश्वासन दिया है और वीज़ा प्रक्रिया को आसान बनाने का भी वादा किया है। अगस्त 2021 में अफगानिस्तान की सत्ता पर तालिबान के दोबारा कब्जे को भारत के लिए कूटनीतिक और रणनीतिक झटके के रूप में देखा गया था। ऐसा लग रहा था कि भारत ने अफगानिस्तान में जो अरबों डॉलर के निवेश किए हैं उन पर पानी फिर जाएगा। भारत ने अफगानिस्तान में 500 से अधिक परियोजनाओं पर 3 अरब डॉलर से अधिक का निवेश किया है, जिसमें सड़कें, बिजली, बांध और अस्पताल तक शामिल हैं। भारत ने अफगान सैन्य अधिकारियों को प्रशिक्षित किया, हजारों छात्रों को स्कॉलरशिप दी और एक नए संसद भवन का निर्माण कराया। यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है कि 2 साल तक भारत की राजधानी दिल्ली में अशरफ गनी सरकार द्वारा नियुक्त राजदूत फरीद मामुंद जई ही अफगान दूतावास की जिम्मेदारी निभाते रहे। लेकिन अक्टूबर 2023 में वो ये कहते हुए दूतावास ने उनका काम बंद कर दिया कि उसे भारत सरकार की ओर से तायीद नहीं मिल रहा। काबुल में सत्ता परिवर्तन के बाद ही दिल्ली में अफगान दूतावास और मुंबई, हैदराबाद और अफगान वाणिज्य दूतावास के बीच तल्खी आ गई थी। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार आर्थिक संकटों से जूझ रही है और तमाम गतिरोधों के बावजूद भारत ने अफगानिस्तान को मानवीय सहायता देना जारी रखा है। पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार बंद है और अफगानिस्तान को जाने वाली मदद भी प्रभावित हुई है। अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान फिलहाल भारत से व्यापारिक संबंध बनाए रखने में एकमात्र रास्ता है। ध्यान रहे कि भारत ईरान में चाबहार पोर्ट बना रहा है ताकि पाकिस्तान के कराची और गवादर पोर्ट को बाईपास कर अफगानिस्तान के साथ ईरान और मध्य एशिया से कारोबार किया जा सके। अफगानिस्तान में तत्कालीन सोवियत संघ की सेना के खिलाफ लड़ाई में पाकिस्तान तालिबान का अहम सहयोगी रहा, लेकिन हाल के सालों में तालिबान के साथ पाकिस्तान के रिश्ते तल्ख हुए। तालिबान की सत्ता में दोबारा वापसी से पाकिस्तान को उम्मीद थी कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान टीटीपी पर लगाम लगेगी।
टीटीपी को पाकिस्तान तालिबान भी कहा जाता है। टीटीपी अफगानिस्तान से सटे पाकिस्तान के पख्तून बहुल इलाकों में सक्रिय है। हाल के दिनों में पाकिस्तान में आतंकवादी हमले बढ़े हैं और पाकिस्तान सरकार टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, लेकिन उसकी सुरक्षित पनाहगाह अफगानिस्तान में है। भारत और तालिबान के बीच जनवरी 2025 की बातचीत से कुछ दिन पहले पाकिस्तान ने पूर्वी अफगानिस्तान में हवाई हमले किए थे। तालिबान सरकार के मुताबिक इन हमलों में दर्जनों लोग मारे गए थे। इससे दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया। इसके अलावा दोनों देशों के बीच सीमा विवाद रिश्ते को एक और जटिल बनाता है। बीते कुछ महीनों से पाकिस्तान बिना वैध दस्तावेज वाले अफगान नागरिकों को सामूहिक रूप से निकाल रहा है। तालिबान अधिकारियों का कहना है कि आने वाले महीनों में करीब 20 लाख लोगों को पड़ोसी पाकिस्तान से निकाला जाना है। तोरखम बॉर्डर क्रॉसिंग से हर दिन 700 से 800 परिवार अफगानिस्तान भेजे जा रहे हैं। UNHCR के मुताबिक पाकिस्तान में करीब 35 लाख अफगान नागरिक रह रहे हैं। इनमें वो 7 लाख लोग भी शामिल हैं जो 2021 में तालिबान के सत्ता में आने के बाद पाकिस्तान पलायन कर गए थे। पाकिस्तान को अफगानिस्तान से अलग करने वाली सीमा को डूरंड लाइन कहा जाता है, लेकिन अफगानिस्तान इस सीमा रेखा को स्वीकार नहीं करता है। पाकिस्तान इसे डूरंड लाइन न कहकर इंटरनेशनल बॉर्डर यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहता है। उसका कहना है कि इस बॉर्डर को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता हासिल है। ब्रिटिश सरकार ने तत्कालीन भारत के उत्तर पश्चिमी हिस्सों पर नियंत्रण मजबूत करने के लिए 1893 में अफगानिस्तान के साथ 2640 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा खींची थी। यह समझौता ब्रिटिश इंडिया के तत्कालीन विदेश सचिव सर मोर्टिमर डूरंड और अमीर अब्दुल रहमान खान के बीच काबुल में हुआ था, लेकिन अफगानिस्तान पर जो चाहे राज करे, डूरंड लाइन पर सबकी सहमति नहीं है। कोई अफगान इसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं मानता, जबकि पाकिस्तान इस सीमा पर बाड़ लगाने का काम कर रहा है। 2022 में तालिबान सरकार ने डूरंड रेखा को चुनौती दी थी और तालिबान लड़ाकों ने कई जगहों से बाड़ को उखाड़ फेंका था। इस सबसे तस्वीर साफ हो जाती है कि पाकिस्तान से दुश्मनी जितनी सख्त होती है, भारत की अफगानिस्तान से नज़दीकियां उतनी ही बढ़ती जाती हैं। शायद यही वजह है कि अब भारत के लिए तालिबानी हुकूमत को हाशिए पर ढकेले रखना इतना आसान नहीं होगा और हालिया घटनाक्रम इसी ओर संकेत भी कर रहे हैं।